हूँ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है भाई आप सभी का। रीजनिंग स्पेशल है ना, रीजनिंग स्पेशल 82। लेट मी चेक एक बार। रीजनिंग स्पेशल आपका जो बैच है, आई थिंक 81 और 82, 82 बैच है ना। रीजनिंग स्पेशल 80 की शुरुआत हो रही है आज से जी। तो भाई आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। और आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब रीजनिंग मेंस में है तो वो घबरा गए हैं। तो उन्होंने सोचा प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रीजनिंग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से रीजनिंग को नहीं पढ़ा था। ठीक है, और अब आपको रीजनिंग में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतनी गारंटी हमारी होती है कि जो कंटेंट हम आपको देते हैं, एग्जाम जब होगा तो आपके क्वेश्चन उसी कंटेंट से आएंगे। ये एश्योरेंस हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ बातों से नहीं कहा जा रहा। आप लोग उन स्टूडेंट्स को पकड़िए जो स्टूडेंट्स हमारे हैं और वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम अभी देकर आए हैं। समझ रहे हो, लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप उन बच्चों को पकड़ना और पूछना क्या वाकई में पीयूष सर जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो स्टूडेंट आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। ठीक है भाई, जो बच्चा हमसे पूरी रीजनिंग पढ़ चुका है, एग्जैक्ट जो सिलेबस है, मतलब एग्जैक्ट जो टीचर का रिव्यू है, वही बच्चा दे सकता है। सर आपका तो नाम ही काफी है, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो और इस बैच में बेटा क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी ये आप जानते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस, लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीसेट हो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम हो, मतलब दुनिया का हर एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, दुनिया का हर पेपर जिसमें रीजनिंग आती है, इस बैच में आपको कराई जाएगी। ये बैच लेने के बाद आपको रीजनिंग की चिंता छोड़ देनी है कि सर प्री के लिए अलग से पढ़े या मेंस के लिए पढ़े। बिल्कुल रीजनिंग का हेडेक ही दिमाग से निकाल दो। कोई भी दुनिया का पेपर हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचिंग का पेपर हो, डिफेंस का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, या फिर वो यूपीएससी का पेपर है, सी सेट का, कोई भी एक्स वाई जेड आपका पेपर है जिसमें रीजनिंग आपको कराई चाहिए। ठीक है, पूरा सिलेबस 0 टू हीरो लेवल वाला। हाँ जी, और इस बैच के रजिस्ट्रेशन बेटा 2 दिन पहले ही शुरू हो चुके थे, आज इसका पहला दिन है इस बैच का। हाँ, ये जो बैच है बेटा, ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। अब मैं बता दूं लाइव प्लस वीओडी का मतलब क्या है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये लाइव प्लस वीओडी का मतलब क्या है। देखो, लाइव का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हम अभी नहीं बताएंगे, आपको कल बताएंगे। ठीक है, इस बुक के बारे में, बुक के बारे में जो डिस्कशन होगा वो कल होगा। ठीक, हर टॉपिक बेटा बिल्कुल 0 से मेंस लेवल तक ही पढ़ाया जाएगा। पजल चैप्टर अगर हम शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, और कहां तक पढ़ेंगे, बैंक पीओ मेंस लेवल तक की पजल हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक बार ना सिलेबस बता देता हूं कि आपका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। ठीक है, एक बार हम सिलेबस पे फोकस कर लेते हैं कि किस चीज की हम यहाँ पे तैयारी करने आए हैं, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है रीजनिंग का। जरा एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी अपने सिलेबस पे। ठीक, सिर्फ उसको देख लो बेटा, सिलेबस को, कि एग्जैक्टली सिलेबस आपका है क्या। रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, इसका मतलब जानते हो बेटा, है ना। मैक्सिमम रीजनिंग आपकी बेटा बिना पेन पेपर के सॉल्व होगी। ना आपको पेन की जरूरत है ना पेपर की, आप बिना पेन पेपर के डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये आपका भैया कंप्लीट सिलेबस रहेगा रीजनिंग का। जब हम एग्जाम में सिलेबस देखते हैं तो एग्जाम में जो सिलेबस होता है ना, वो टॉपिक के नाम अजीब अजीब से दिए होते हैं, हमें समझ नहीं आता। जैसे मान लो अभी एसएससी का सिलेबस आया तो उसमें लिख दिया क्रिटिकल रीजनिंग, तो हम वहां पे कंफ्यूज हैं कि सर ये क्रिटिकल रीजनिंग क्या है ना। वहां पे लिख दिया स्पेस ओरिएंटेशन, अब हम कंफ्यूज हैं कि स्पेस ओरिएंटेशन क्या होता है। तो कोई भी टॉपिक का नाम हो, चाहे वो स्पेस ओरिएंटेड हो, या फिर वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, या लॉजिकल रीजनिंग हो, या नॉन वर्बल रीजनिंग हो, या वर्बल रीजनिंग हो, कोई भी नाम अगर आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो इन 46 चैप्टर के अंदर ही है।
ये कंप्लीट 46 चैप्टर हैं जो आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग को कवर करते हैं। मतलब ये 46 चैप्टर पढ़ने के बाद हम रीजनिंग के बन जाएंगे कौन? शहंशाह। ठीक है, फिर हर रीजनिंग को हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। ये 46 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं, ये 46 चैप्टर हैं जो हमारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे रीजनिंग का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सर मैं तो सिर्फ CHSL की तैयारी कर रहा हूँ, सर मुझे तो सिर्फ LDC का पेपर देना है, सर मुझे तो सिर्फ UPSI का पेपर देना है, सर मुझे तो MPSI का देना है, सर मुझे तो बिहार दरोगा का पेपर देना है, बिहार SI का। भाई साहब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, XYZ एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग स्टूडेंट को छोड़ दें तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पूरे 46 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आप किसी भी टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। सर कैलेंडर के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं है, कहाँ आ रहे हैं क्वेश्चन? भाई साहब इस चक्कर में आपने कैलेंडर छोड़ दिया, और मान लो कैलेंडर के एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, अब आपने कैलेंडर तो पढ़ा नहीं, क्वेश्चन था मुश्किल से 5 सेकंड का, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, वो छोड़ दिया या गलत कर दिया क्वेश्चन, तो समझ रहे हो सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा। एक चीज याद रखना, सिलेक्शन कभी ऐसा नहीं है, जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमारा सिलेक्शन किनारे से रुकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन मिलेगा आपको, नहीं, बहुत किनारे से हमारा सिलेक्शन रुकेगा। और वो किनारा इसीलिए होता है कि हम ना जब पढ़ाई करते हैं ना तो हम पढ़ाई में ना सिलेक्शन कर ले, मतलब सेलेक्टिव स्टडी करने लगते हैं, हम टॉपिक्स छांट लेते हैं, हम सब्जेक्ट छांट लेते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक बात याद रखना, आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ है, इतना टफ है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि आप सेलेक्टिव स्टडी करके सिलेक्शन ले लोगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपके एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GS, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपको पढ़ना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद करना। ठीक है, हाँ जी, ये झूठे दिलासे अपने आप को मत देना कि बस अपने मनपसंद के सब्जेक्ट चुन लिए, अपने मनपसंद के टॉपिक चुन लिए और सिलेक्शन, फिर बेटा कोई फायदा नहीं है इस मेहनत का। और याद रखना, ये 1 साल इस तरीके से तैयारी करो, इस 1 साल अपना पूरा जीवन झोंक दो, मतलब आप अपने पूरा 100% दे दो। कहीं आपको ये शिकायत ना हो 1 साल के बाद कि काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता, ये शब्द आपकी जबान पे नहीं आने चाहिए। इस 1 साल में वो करके दिखाओ, वो मेहनत करके दिखाओ तो शायद आपने जिंदगी में कभी ना की हो। कहने का मतलब है आप अपना 100% दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में 20 घंटे पढ़ाई करो, भाई साहब आप अपना 100% दो। आप दिन में 5 घंटे ही पढ़ सकते हैं तो आप 5 ही घंटे पढ़ें, दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो 6 पढ़ें, 8 पढ़ सकते हैं तो 8, लेकिन आपको अपना 100% देना है, आपको अपना, क्योंकि जिस इंसान की जितनी भूख होती है वो उतनी ही रोटी खा सकता है, समझ रहे हो। मैं आपसे कहूँ कि 6 रोटी खाया करो एक टाइम में लंच में, लेकिन कैसे खा लोगे भाई? किसी की भूख 2 रोटी की तो वो 6 रोटी कैसे खा लेगा? वो तो फिर वॉमिट करता हुआ फिरेगा इधर उधर। तो इसीलिए आपको अपने आप को पहचानना है, अपने कैलिबर को पहचानना है, अपने मेंटल लेवल को पहचानना है कि आपको कितनी बार रिवीजन की जरूरत है ना, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, ये कोई नहीं बताएगा। ये पूछना बेकार होता है टीचर से, सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सर मैं कितनी बार रिवीजन करूं, ये सब बेकार के क्वेश्चन है। और अगर कोई ऐसा बता रहा है कि इतने घंटे पढ़ो, इतनी बार पढ़ाई करो, तो वो भी फिर फालतू है, वो सिर्फ टाइम पास है, समझ रहे हो। क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, आपको कितनी बार रिवीजन की जरूरत है, आपको कितनी बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ये सिर्फ आप ही को पता है और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आप अपने आप को पहचानो, अपने कैलिबर को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो और उसके हिसाब से 100% एफर्ट दे दो। और याद रखना, इस 1 साल में अगर आपने अपना 100% दे दिया तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, पूरी लाइफ, समझ रहे हो। कल को आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में पहुंच गए, GST इंस्पेक्टर बन गए, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, कल को आप हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, UPSC में IAS में सिलेक्शन हो गया। अभी एक बच्चा था हमारा जो UPSC में 104 रैंक लेके आया था, समझ रहे हो। तो DM, सीधा उसको DM वाली पोस्ट, तो पूरी जिंदगी सेट है, पूरी लाइफ सेट है, सिर्फ ये 1-2 साल की मेहनत से, है ना। और रिजल्ट एक दिन से नहीं मिलता, 2 दिन से नहीं मिलता, समझ रहे हो। रिजल्ट मिलता है लंबे प्रोसेस से। तो हमें मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करनी होगी, सिर्फ एक दिन जोश दिखाने से कोई फायदा नहीं है। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन है, क्योंकि आप पहले दिन ज्वाइन किए हो तो थोड़ा सी ये बातें इधर उधर की बतानी जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। तो समझ गए,
तो बैंकिंग स्टूडेंट को छोड़कर हर बच्चे को ये सारे सिलेबस पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग के अलावा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं सर बनूंगा तो बैंक पीओ बनूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा, बनूंगा तो बैंक पीओ ही बनूंगा सर वरना अपना बिजनेस करूंगा, बनूंगा तो बैंक पीओ बनूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा। वो बच्चे जिनको बैंकिंग के अलावा जिंदगी में कुछ दिखता ही नहीं है, जिनका टारगेट ही है सर बनना है तो बैंक पीओ बनना है, बैंक ऑफिसर बनना है और कुछ नहीं बनना, जिनका लाइफ का टारगेट है बैंकिंग के अलावा इधर उधर कहीं नहीं देखना है, तो उन बच्चों के लिए पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे सिर्फ ये 19 चैप्टर पढ़ सकते हैं और वो सिलेक्शन पा सकते हैं सिर्फ ये 19 चैप्टर पढ़ के। इन 19 चैप्टर के अलावा उनको कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 19वां चैप्टर लिखा हुआ है बेसिकली ये रीजनिंग में नहीं आता है, बैंक में ये आता है मैथ्स में। तो रीजनिंग में जो टॉपिक आते हैं बैंकिंग एग्जाम में वो सिर्फ ये 18 ही टॉपिक है, सिर्फ ये 18 टॉपिक। ये 18 टॉपिक बेटा इन 46 चैप्टर में इंक्लूड है। ये जो 18 टॉपिक हैं ये 19 टॉपिक ये इन 46 चैप्टर में इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि हमें अलग से पढ़ाने हैं ये टॉपिक, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसी सिलेबस में। लेकिन जो बैंक के अलावा इधर उधर नहीं देखेंगे वो सिर्फ इन टॉपिक्स की तैयारी करें, इसके अलावा किसी और टॉपिक को हाथ भी ना लगाएं। तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा इन टॉपिक्स को पढ़ना वीओडी सेक्शन में जाके, क्योंकि यहाँ पर जो हम सिलेबस कराएंगे वो कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। तो हो सकता है कि कभी आपका जो टॉपिक है वो बैंकिंग में आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, तो वो डिस्टर्ब ज्यादा होंगे बच्चे। तो जिनका लाइफ का उद्देश्य है बैंक के अलावा कुछ नहीं, वो अपना सिलेबस वीओडी सेक्शन में जाके कंप्लीट कर सकते हैं फटाफट से। विद इन अ मंथ, 1 महीने में आप ये 18 चैप्टर निपटा सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। हमने हाँ रीजनिंग आपने जिंदगी में कभी टच नहीं किया, लेकिन आप जरूर टच करोगे। 2023 सीजीएल मेंस कब तक नोटिफिकेशन? अरे आ जाएगा भाई, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है जी। पीयूष सर नहीं तो कौन बे, पीयूष सर नहीं तो कौन बे, है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? हाँ जी, यू आर फेवरेट, यू आर माई फेवरेट टीचर इन दिस सब्जेक्ट। आप जो आपके दर्शन हो गए, हम इसी में धन्य हैं सर। चलिए, तो क्योंकि हमें एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करनी है, तो जीरो लेवल से शुरुआत करने के लिए आप जानते हैं कि हम सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं? फिक्स है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से जब हम शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा ये फिक्स होता है। कौन सा स्टार्ट होगा? हाँ जी, वो चैप्टर स्टार्ट होगा जो हमारे अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करा सके। और अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस क्यों करानी होती है हमें? क्योंकि काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन है जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं। देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड हैं। तो अगर हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होगी तो हम अपने क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी दे सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। हमारे सिलेबस में इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, हमारे सिलेबस में इंग्लिश अल्फाबेट है, हिंदी है ना, हिंदी वर्णमाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट है हमारे सिलेबस में। आप जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है बेटा, है ना, उसमें टोटल कितने लेटर होते हैं? सर ए टू जेड 26 लेटर होते हैं, ABCDEFG, है ना, हाँ जी, A to Z 26 लेटर होता है। जरा एक बार अपने मन में इन 26 लेटर का रिवीजन करो फटाफट से। हम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? आपने जब पढ़ाई करना शुरू किया था अपने बचपन में, पता है आपने अपनी लाइफ में सबसे पहले यही सीखा था, ABCD सीखा था ना, तो बस वहीं से हम शुरुआत करेंगे, आपके बचपन से ही। ठीक है, हाँ जी, तो बचपन से जवानी तक का सफर होगा इस बैच में। चलिए, तो फटाफट से अपने मन में ए से लेके जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला को रीड करो, रिकॉल करो, एक बार माइंड में क्लिक करो फटाफट। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMN। हाँ जी, कर लिया रिकॉल? तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में ये 26 लेटर है। अगर मैं इनके प्लेस की बात करूं तो जो ए है वो पहला लेटर होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा।
इसी प्रकार जो एक्स लेटर होता है वो 24वां लेटर होता है, वाई 25वां लेटर होता है और जेड होता है 26वां लेटर। ये 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमें पता है क्या करना है, हमें हर लेटर का ना प्लेस पता होना जरूरी है। अगर आपको लेटर का प्लेस नहीं पता तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। आप आंसर तो दोगे लेकिन बेटा समय वेस्ट होने के बाद टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें आंसर देना है सेकंड्स में। सेकंड्स में आंसर देने के लिए हर अल्फाबेट का प्लेस पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे आता है। अब सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेटर किस प्लेस पर है? भाई थोड़ी तो प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो एक वर्ड होता है, आप लोग जानते हैं उस वर्ड के बारे में, इजोटी। इस वर्ड में 5 लेटर होते हैं और ये 5 लेटर हमें पूरे 26 लेटर का क्या कराते हैं, प्लेस लर्न कराने में हेल्प करते हैं हमारी। सर EJOTY इजोटी, इसको अपने दिमाग में छाप लो, EJOTY। अंग्रेजी वर्णमाला में जो ई है वो 5वें स्थान पर है। आप देख सकते हैं कि जो ई है वो 5वें स्थान पर है, ठीक है। ऐसे ही जब हम जे तक पहुंचेंगे तो वो 10वें स्थान पर आएगा, ओ तक पहुंचेंगे तो वो 15वें स्थान पर आएगा, टी 20वें स्थान पर आएगा और वाई जो है वो 25वें स्थान पर आएगा। हर लेटर के प्लेस में ना 5-5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25, E5, J10, O15, T20, Y25। अब ये जो 5 लेटर हैं ये पूरे 26 लेटर के प्लेस को कैसे प्रैक्टिस कराएंगे, देखो। मैं एक लेटर बोर्ड पे लिखूंगा, मैंने लेटर बोर्ड पे लिखा के। अब मैंने आपसे पूछा बताओ भैया के का प्लेस क्या है। अब आप इजोटी को ध्यान से देखो, आपको नहीं पता के का प्लेस क्या है। क्यों? क्योंकि सर इजोटी में तो 5 ही लेटर है, के तो है ही नहीं। तो आपको ये सोचना है कि जो के लेटर है वो इन 5 लेटर में से किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है। किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर जे के सबसे नजदीक है, जे के। जे के है ना, जे लेटर के सबसे नजदीक है जे के, और जे का प्लेस 10 है तो के का प्लेस क्या होगा, जे के बाद के आया, 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो के का प्लेस हमने 11 लिख दिया। अब मैं कुछ ऐसे लेटर्स यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग इजोटी से अपने मन में रिकॉल करना कि इसका प्लेस एग्जैक्टली हो क्या सकता है। एफ लेटर का प्लेस क्या होगा, पी लेटर का प्लेस क्या होगा, यू लेटर का प्लेस क्या होगा, एक्स का प्लेस क्या होगा, एन का प्लेस क्या होगा, एस का प्लेस क्या होगा, आई का प्लेस क्या होगा, जी का प्लेस क्या होगा, क्यू का प्लेस क्या होगा, वी का प्लेस क्या होगा, आर का प्लेस क्या होगा, एम का प्लेस क्या होगा, ठीक है, डब्ल्यू का प्लेस क्या होगा। चलिए अब आप एक काम करो, जल्दी से इन लेटर्स का प्लेस पता लगाने की कोशिश करो, इसको रेफरेंस बना के थोड़ा सा इसको रेफरेंस बनाओ और बताओ कि इसका प्लेस एग्जैक्टली क्या है। अपने मन में रिकॉल करो। हालांकि कमेंट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि कमेंट करोगे तो लाखों कमेंट हमारे सामने आ जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप इन लेटर्स का प्लेस रिकॉल करो इजोटी के थ्रू। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसे ये की लेटर है एफ। अब जो एफ लेटर है वो किसके नजदीक है, ई, ई एफ। भैया ई 5 है, एफ का प्लेस क्या होगा, 6 होगा। ओ पी, ओ 15 तो पी का प्लेस 16 होगा। टी यू, टी 20 तो यू का प्लेस 21 होगा। एक्स वाई, एक्स वाई, वाई 25, वाई से पहले एक्स है, 25 से पहले क्या आएगा, 24 आएगा। एन ओ, ओ से पहले एन, 15 से पहले 14 आएगा। एस टी, टी 20, 20 से पहले 19 आएगा। आई जे, जे 10, जे से पहले आई आएगा। ई एफ जी, ई एफ जी, ई 5, 5, 6, 7, ठीक है। ओ पी क्यू, ओ 15, ओ पी क्यू 15, 16, 17। टी यू वी, ऐसे तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर रहे होगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। टी यू वी, टी 20 तो वी कितना हो गया, 20, 21, 22। आर एस टी, आर एस टी, टी 20, 20 से 2 पहले बेटा 18। एम एन ओ, एम एन ओ, ओ 15 तो एम का प्लेस कितना हो गया, 13।
WXY वाई से दो पहले, WXY 25 से दो पहले 23 हो गया। समझ रहे हो? हालांकि कुछ ऐसे लेटर हैं, अगर मैं उन लेटर्स को ध्यान से देखूं तो उनका प्लेस उन लेटर्स के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उन लेटर्स के अंदर ही छुपा हुआ है, जैसे कि लेटर आई। आई को ध्यान से देखो बेटा, आई हमें किसकी शेप दे रहा है? सर आई हमें दे रहा है 9 की शेप। आई हमें किसकी शेप दे रहा है? आई हमें 9 की शेप दे रहा है ना? ये देखो जी, जी हमें किसकी शेप दे रहा है? सर जी हमें 7 की शेप दे रहा है। एच, एच हमें किसकी शेप दे रहा है? सर एच हमें 8 की शेप दे रहा है। समझ रहे हो? और एम, एम यानी कि 3। बेटा 3 से क्या बनता है? सर 3 से बनता है 13 और 3 से बनता है 23। अब जो एम है वो 23वें स्थान पर तो नहीं होगा, तो ये 13वें स्थान पर है। डब्ल्यू भी 3 है, डब्ल्यू भी 3 है, तो ये 3 से क्या बनेगा? ये 3 से बनेगा 23। ये 3 से क्या बनेगा? ये 3 से बनेगा 23। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं, अगर उन लेटर्स को ध्यान से देखें तो उनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। I9, G7, H8, M13, W23। अब आप लोगों को घर पे क्या करना है? आप लोगों को ना घर पे एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है ना? छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। F को उल्टा कर दे तो बेटा 6 बन जाएगा, है ना? देखो F को उल्टा कर दे तो लाइक दिस, इस तरीके से हमें दे सकता है, उसी तरीके से। हाँ जी, मान सकते हैं आप। तो अब आप लोगों को अपने घर पे एक छोटा सा काम करना है। पता क्या करना है? छोटा सा काम, आप लोग ना एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना जिसमें 3-4 लाइन हो, 3-4 लाइन हो। और आपको क्या करना है? हर एक लेटर के ऊपर ना उसका प्लेस लिखना है। हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना है। कैसे प्लेस लिखना है? इजोटी को रेफरेंस बना के। तो जब आप 4-5 लाइन की नंबरिंग घर पे कर लोगे ना, तो उसके बाद जिंदगी में कभी भी आपको इजोटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फाबेट और उसका प्लेस आपके माइंड में छप जाएगा। अल्फाबेट और उसका प्लेस आपके माइंड में छप जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। एक सेंटेंस लिखो, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आप जल्दी से बेटा हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखो फटाफट से। अभी जो प्लेस लिखोगे वो इजोटी को रेफरेंस मान के लिखना, ठीक है? हाँ जी। किंग्स 11 से बना सकते हो K11 भाई साहब। सिलेबस बेटा जो कंप्लीट होगा ना, वीओडी में तो सिलेबस आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे 5 to 6 मंथ, है ना? 5 से 6 महीने लगेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में जी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पूरे 26 लेटर का रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है? पूरे 26 लेटर का रिवीजन, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा, ठीक है? इस सेंटेंस में A to Z पूरे 26 लेटर है। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो इस सेंटेंस में ना हो। A to Z सारे लेटर हैं इस सेंटेंस में। सर हिंदी में लिख दीजिए। ओ भाई साहब, प्रभु, हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हमें इसको अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। प्रभु, हमें इंग्लिश अल्फाबेट की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने, गजब के बच्चे हो, हैं? चलिए, तो आपको घर पे एक होमवर्क करना है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसी तरीके से एक पैराग्राफ लेना जिसमें कम से कम 4-5 लाइन हो। 4-5, जैसे ये तो सिर्फ एक सिंगल लाइन है, तो आपको 4-5 लाइन लेनी है
और हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना। जब आप पहली दूसरी लाइन की नंबरिंग करोगे तो आपको इजोटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आखिरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते आप इजोटी को अपने दिमाग से निकाल दोगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द लेटर की प्रैक्टिस मैं आपको लाइव क्लास में करा दूंगा। ठीक है, मैं एक ऐसा चैप्टर शुरू करता हूं सबसे पहले जो आपको पूरे 26 अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से कराते, और उस चैप्टर का नाम आप जानते हो, उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो सबसे पहले ही हम ये चैप्टर शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। अगर मैं वर्णमाला श्रृंखला की बात करूं बेटा, तो हम ना कितने टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज एक ही होती है, आप जानते हैं ये होती है अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z, लेकिन क्योंकि रीजनिंग तो भैया मेंस में है, तो रीजनिंग मेंस में है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज वो एग्जाम में बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज। ठीक है, वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज भी दे सकते हैं और इवन अल्फाबेटिकल सीरीज भी दे सकते हैं, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज भी दे सकते हैं, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, वो एक ऐसी सीरीज भी दे सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर दिया। वो एक ऐसी सीरीज भी दे सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ ही रिवर्स है, सेकंड हाफ रिवर्स नहीं है। वो एक ऐसी सीरीज भी दे सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है लेकिन सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया। वो एक ऐसी सीरीज भी दे सकते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो, अल्फा न्यूमेरिक हो। तो ये 8 सीरीज हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, हाँ जी, ये 8 सीरीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सर कोई जरूरी है कि क्वेश्चन इन्हीं 8 से आएगा? अलग से भी तो आ सकता है, कुछ अपने मन से कोई भी सीरीज बना दे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब हम इन 8 सीरीज की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो दुनिया की हर सीरीज को हम सॉल्व कर सकते हैं जो अल्फाबेट से मिलकर बनी होगी। इन 8 सीरीज को सॉल्व करने के बाद दुनिया की हर वो सीरीज आप बना सकते हो जो अंग्रेजी वर्णमाला से, जो अंग्रेजी वर्णमाला हो से बनी है, यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट से बनी है। ठीक है, ये 8 हमारी बेसिक सीरीज है। ठीक है जी हाँ, और इन बेसिक सीरीज को पढ़ने के बाद दुनिया की हर सीरीज आप सॉल्व कर दोगे, चाहे कोई भी सीरीज क्यों ना हो। बेटा सीरीज सीरीज जो चैप्टर है वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सीरीज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे पहला टॉपिक तो यही है अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, सीरीज के अंदर ही एक और टॉपिक आता है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। सीरीज के अंदर एक और टॉपिक है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। सीरीज के अंदर एक और टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज, नॉन वर्बल की सीरीज। तो सीरीज कोई एक चैप्टर नहीं है, सीरीज के अंदर ढेर सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इनमें से जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वो कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ये चैप्टर अलग है जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। सर जो क्लास मिक्स हो जाएगी तो क्या करेंगे भैया? अगर आप इस समय लाइव नहीं आ पाए हो 11 बजे, तो आप इस क्लास को पूरे दिन में कभी भी देख सकते हो। आप इस क्लास को कल भी देख सकते हो, परसों भी देख सकते हो, कभी भी देखो। ये लाइव क्लास अभी चल रही है, बट आपके फोन में ये रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसको आप बाद में कभी भी देख सकते हैं। अगर आप 11 बजे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे 24 घंटे में एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेना। ऐसा मत करना कि आज देख ली 3 बजे, कल देख ली 4 बजे, परसों 5 बजे, फिर उसके बाद आप देखोगे नहीं। ठीक है, तो अगर आप 11 बजे लाइव क्लास नहीं अटेंड करते हैं, इस क्लास को आप बाद में देखते हैं, वीओडी से सिलेबस नहीं करना चाहते, लाइव से ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप पूरे 24 घंटे में एक टाइम अपना फिक्स करेंगे। आप उसी टाइम पर डेली लाइव आएंगे, मतलब डेली रीजनिंग पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर समय में आके। वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आपका कोई सिलेबस नहीं छूटेगा, पूरा सिलेबस वीओडी में पढ़ाया गया है। ठीक है, कंप्लीट। हाँ, मेंस लेवल भी वीओडी में कवर कराया गया है। ठीक है जी, तो हाँ, हम ये सारी सीरीज पढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जरा उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, रीड करना। क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो।
Which letter will be 6 to the right of 4th from the left hand in English alphabetical series? Which letter will be 6 to the right of 4th from the left hand in English alphabetical series? समझ रहे हो? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? ठीक है, पहली बात तो हमें ये जो काउंटिंग, आंसर कोई भी बच्चा नहीं देगा इस क्वेश्चन का। ये जो काउंटिंग करनी है हमें अंग्रेजी वर्णमाला में करनी है। हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो ये है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो एंड है, टू एंड्स, देयर आर टू एंड्स, यहाँ पे दो छोर हैं। ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट एंड क्या होता है? सर, इंग्लिश अल्फाबेट के लेफ्ट राइट एंड हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग। जैसे जो हमारा राइट है वो इसका होगा राइट हैंड, और जो मेरा लेफ्ट है वो इसका होगा लेफ्ट हैंड। समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड जिसको हिंदी में कहते हैं बायां छोर, और राइट हैंड जिसको हिंदी में कहते हैं दायां छोर। ठीक है भाई मेरे, ये जो हमने अल्फाबेट के प्लेस करे हैं, ये जो हमने अल्फाबेट के प्लेस लर्न किए हैं, ये लेफ्ट हैंड से किए हैं। एसओटी में जो हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड से बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। किस अक्षर के बारे में पूछा जा रहा है? जो कि बाएं से चौथे के दाएं छठा है। बाएं से चौथे के दाएं छठा, भाई साहब बाएं से चौथे के दाएं छठा, तो बायां छोर ये है, तो बाएं से चौथा, पहले तो बाएं से चौथे लेटर पे आ जाओ। बाएं से चौथा लेटर क्या है? डी। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसका जो दायां है वो हमारा दायां है। बाएं से चौथे के दाएं छठा, बेटा डी से दाएं छठा क्या होगा? 4 और 6 10, और 10वां लेटर क्या होगा? जे। तो जे इज द राइट आंसर। तो हिंदी में हमने इस क्वेश्चन को कैसे समझा? बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ, हाँ जी, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? किसके 6 टू द राइट? 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसके 6 टू द राइट? 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले हम 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर इसके 6 टू द राइट हम चलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। तो ये तो बात हुई भैया बेसिक कंसेप्ट की। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर एग्जाम में हम इन बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करते हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर तो जरूर देंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 15 से 20 सेकंड में, अगर हम बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हैं तो। लेकिन अगर हम एक अप्रोच सीख लें, एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे बेटा 2 से 4 सेकंड में, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है जी हाँ, ये 2 से 4 सेकंड, 15 से 20 सेकंड बेटा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन को 3-4 सेकंड में पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, तब जाके उन्हें समझ आता है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इतना ही समय लगेगा आंसर देने में। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को यूज करोगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना समय और ले जाओगे, तो इतना समय एग्जामिनर हमें नहीं देता। ठीक है, हमें टाइम बचाना है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे डील करेंगे, है ना। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो पहली पोजीशन कौन सी आ रही है? सर पहली पोजीशन आ रही है बाएं, दूसरी पोजीशन कौन सी आ रही है? दाएं। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमेशा पहली पोजीशन बाएं होगी और दूसरी पोजीशन दाएं होगी? क्या ये जरूरी है कि हमेशा पहली पोजीशन बाएं होगी और दूसरी पोजीशन दाएं होगी? ये बताओ, क्या ये जरूरी है हमेशा पहली पोजीशन बाएं होगी दूसरी पोजीशन दाएं होगी? नहीं सर, ये तो जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सर पहली पोजीशन दाएं हो और दूसरी पोजीशन बाएं हो। सर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही पोजीशन बाएं हो। दोनों ही पोजीशन क्या हो? दोनों ही पोजीशन बाएं हो। सर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो। सर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो। 4 केसेस बन सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो भैया हो सकता है पहली पोजीशन लेफ्ट है दूसरी पोजीशन राइट है। हो सकता है सर पहली पोजीशन राइट है दूसरी लेफ्ट है। सर ये भी हो सकता है दोनों पोजीशन लेफ्ट हो, और ये भी हो सकता है दोनों पोजीशन राइट हो। यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही एक छोटा सा काम करना है।
अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम आ रही है, अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम आ रही है तो जो नंबर्स दिया गया है उसका डिफरेंस निकाल दो। अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम आ रही है, अगर आपकी दोनों पोजीशन एक जैसी है तो आपको नंबर्स का निकालना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। बट इफ इन केस अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो आप कर दोगे प्लस, है ना। अगर आपकी दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट, तो डिफरेंट आने पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। मेरे साथ एक बार कंसेप्ट का रिवीजन करें, है ना। अगर दोनों पोजीशन हाँ भैया लाइव पढ़ाएंगे और क्या, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या होगा माइनस, डिफरेंट आने पर क्या होगा प्लस, पोजीशन सेम आने पर क्या होगा माइनस, पोजीशन सेम आने पर क्या होगा माइनस, डिफरेंट आने पर क्या होगा प्लस होगा। जैसे कि अगर मैं पुराने क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है सर, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या होगा प्लस होगा, तो भैया 4 और 6 क्या होगा 10 होगा। अब बात यह है कि ये जो 10वां अक्षर है ये कहां से है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में हमने बोला 10वां अक्षर बताओ, लेकिन 10वां अक्षर कहां से बताओ, आगे से 10वां अक्षर बताओ या पीछे से 10वां अक्षर बताओ। ये 10वां अक्षर बाएं छोर से है या फिर ये 10वां अक्षर दाएं छोर से है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये 10वां अक्षर लेफ्ट हैंड से है या 10वां अक्षर राइट हैंड से है, ये कैसे पता चलेगा। तो भाई साहब जब हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं, समझ रहे हो, हिंदी में, तो हिंदी में जो पोजीशन हमारी पहले आती है आंसर हमारा उसी एंड से बनता है। हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी आंसर हमारा उसी एंड से बनेगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, और ये 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर होगा बाएं से। यानी कि हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी आंसर वहीं से देना है। हिंदी में अगर बायां पहले है तो बेटा आंसर बाएं छोर से होगा, ठीक है। हिंदी में अगर दायां पहले है तो आंसर दाएं छोर से होगा, ठीक है। हिंदी में अगर बायां पहले है तो आंसर बाएं छोर से होगा, हिंदी में अगर दायां पहले है तो आंसर दाएं छोर से होगा, ठीक है। सर अंग्रेजी में तो बता दो कुछ, भैया अंग्रेजी वाले सुन लो। देखो आप इस क्वेश्चन को बाएं से चौथे के दाएं छठा, जब आप इस क्वेश्चन की अंग्रेजी बना रहे हैं तो अंग्रेजी कैसे बना रहे हैं, 6 to the right of 4th from the left hand, यानी कि जो पोजीशन पहले है आप अंग्रेजी में पीछे ले गए उसको। इसका मतलब इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से। इसका मतलब जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें आंसर देना है लास्ट वाली पोजीशन से। अगर राइट बात में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, लेफ्ट बात में तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, लेफ्ट बात में तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, और राइट बात में तो आंसर राइट हैंड से होगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से, ठीक है। हाँ जी, तो दोबारा से एक बार कंसेप्ट का रिवीजन करो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, हाँ इस बेटा ये क्लास पीएनजी अपलोड होगी नोट सेक्शन में, जो हम पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज सब कुछ अपलोड हो जाएगा नोट सेक्शन में, लेकिन गलती से भी उसका प्रिंट आउट मत निकालना, समझ रहे हो, बहुत खर्चा बैठेगा। डेली प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट से कहीं ज्यादा बेहतर है ये चीजें। इसके बारे में मैं कल डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये बेहतरीन चीज है। प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, ये वो बुक है बेटा रीजनिंग की जो शायद ही मार्केट में है ही नहीं कोई ऐसी, है ना। इस बुक के अलावा कोई नहीं है। ये बुक कहती है मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन, ठीक है जी हाँ। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी है, हर कंसेप्ट है ना, फिर एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज बिल्कुल 0 से हीरो लेवल वाली है। हर क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन है, डायरेक्ट ट्रिक्स भी है, हर चीज है इस बुक के अंदर। ये पूरी रीजनिंग का वो है ग्रंथ, समझ रहे हो जी। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताई बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इनकी पोजीशन से। इन केस ऑफ हिंदी आंसर बनेगा पहले वाली पोजीशन से। अब ना तो आपको पेन यूज करने की जरूरत है, ना आपको पेपर यूज करने की जरूरत है, आप विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, बिना पेन पेपर के। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर होगा बाएं से, बाएं से 10वां क्या होता है जे। अभी आप जो आंसर दो बेटा अपने माइंड में इजोटी को रख के आंसर दो, ठीक है। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना पैराग्राफ राइटिंग, तब आपका इजोटी दिमाग से निकल जाएगा, फिर आपको हर एक अल्फाबेट का प्लेस डायरेक्ट पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे सॉल्व करते बेटा, यहाँ पर देखो दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। अच्छा, हिंदी में जो प्लस और माइनस होगा वो हमेशा आगे से होगा, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे क्योंकि उल्टा आंसर दे रहे हैं पीछे से,
इसीलिए इंग्लिश में जो भी माइनस प्लस होगा वो पीछे से होगा, ठीक है। तो भैया दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 10th क्या होता है सर, लेफ्ट से 10th होता है जे, ठीक है। हाँ जी, अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें और फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां है? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कृपा करें जल्दी से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही पोजीशन क्या है सर, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 + 10 15, 15th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 15th क्या होता है भैया, बाएं से 15वां क्या होगा, ओ होगा। ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहले वाली पोजीशन से आप आंसर दीजिए, ठीक है जी। सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना, ठीक है, एक एक करके आंसर मत देना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? गुड। मनीष, राहुल, कविता, सोनू, निखिल, मुकेश, आकाश, रोशन, माधव, युवराज, राजेश, अंकित, दीपिका, सरिता, रंजू, कृष्णा, मोहित, शिवम, आकाश, अमित, पटेल, गौरव, विक्की, निखिल, दीपक, आलोक कुमार, सागर, संजना, श्वेता, स्वीट, भूपेंद्र, गुलशन, विक्रांत, अनुष्का, कुंदन, दीपिका, मोहन, शिखा, अनुज, किशन, राहुल, आशुतोष। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पे, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 10th क्या होता है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में जे। अभी तो इजोटी अपने माइंड में रखो। दोनों ही पोजीशन क्या है, सेम। सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस, बेटा इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स होता है पीछे से। 17 माइनस का 7, 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 10th क्या होता है, जे। लेफ्ट से 10th क्या होता है, जे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला है नॉर्मल वाली, ये है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला है नॉर्मल वाली, ये लेफ्ट हैंड है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये राइट हैंड है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये बायां छोर है अंग्रेजी वर्णमाला का, है ना, और ये दायां छोर है अंग्रेजी वर्णमाला का जी। इस बार थोड़ा सा भैया इतने सारे कमेंट मत करो, हमारी कमेंट स्क्रीन ही हैंग हो जा रही है एक साथ लाखों कमेंट्स देखकर, हाँ। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा भाई साहब, दाएं से होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 + 6 11, 11th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, 11th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। बेटा के आंसर देने की भूल ना करें, कुछ बच्चे हैं के आंसर दे रहे हैं भावनाओं में बह गए हैं। भाई साहब 11वां अक्षर है, लेकिन ये बाएं से नहीं है, ये लेफ्ट हैंड से 11th लेटर नहीं है। आप के आंसर मत दो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ये वो क्वेश्चन ही नहीं है ना। ये लेफ्ट हैंड से 11th लेटर नहीं है। अब हमें आगे से 11वां अक्षर काउंट नहीं करना है, हमें पीछे से 11वां अक्षर काउंट करना है। हमें राइट हैंड से 11th लेटर काउंट करना है। अब ये जो राइट हैंड से 11th लेटर है, एग्जैक्टली ये लेटर है क्या, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बेटा लेफ्ट हैंड से हो रखी है। कोई बात नहीं सर, इसकी डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड से पता लगा लेंगे कि ये लेटर जो है लेफ्ट हैंड से कितना दूर है।
भाई जो पीछे से 11वां है उसकी डिस्टेंस आगे भी से तो कुछ ना कुछ होगी, तो डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे? टोटल कितने लेटर है? टोटल 26 लेटर है ना। हमेशा याद रखना जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, राइट हैंड की प्लेस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करें या लेफ्ट हैंड के प्लेस को राइट हैंड में कन्वर्ट करें, तो हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। कभी भी 26 में से नहीं घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। 27 माइनस का 11 और ये आ गया बेटा 16। तो ये जो लेटर पीछे से 11वां है बेसिकली ये आगे से 16वां अक्षर है। बेसिकली ये आगे से 16वां अक्षर है। ठीक है, बेसिकली आगे से 16वां अक्षर है। और आगे से 16वां अक्षर क्या होगा भैया? ओपी। पी इज द राइट आंसर। आगे से 16वां क्या होगा? पी। तो पी एक ऐसा लेटर है जो पीछे से 11वां है और यही लेटर आगे से 16वां है। तो अगर मान लो किसी अल्फाबेट का प्लेस आपको पीछे से पता चला है तो आप क्या करेंगे? प्लेस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। आप सोच रहे हो सर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज्यादा में से क्यों घटा रहे हैं? हमने 26 में से क्यों नहीं घटाया? हमने 27 में से क्यों घटाया? देखो जी, रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इस कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ऐसा है क्या एक्चुअल में। हम एक प्रूफ कर लेते हैं। ABCDEFGHIHIJK। बेटा टोटल कितने लेटर हैं? सर ए से लेकर के तक टोटल 11 लेटर हैं। टोटल कितने लेटर हैं? टोटल 11 लेटर हैं, है ना बाबू? हाँ जी। अब ये जो डी है ये आगे से चौथे स्थान पर है। अब इसी डी का प्लेस आपको पीछे से पता लगाना है। इसी डी का प्लेस आपको पीछे से पता लगाना है। तो भाई साहब इस 4 को ना 11 में से माइनस मत करना। अगर आप 11 में से 4 माइनस करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। हम हमेशा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो हम 11 में से माइनस नहीं करेंगे, कितने में से माइनस करेंगे? 12 में से माइनस करेंगे, एक ज्यादा में से। 12 माइनस का 4 क्या होगा? 12 माइनस का 4 होगा 8। तो ये आगे से, ये जो आगे से चौथा है यही पीछे से 8वां अक्षर होगा। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। तो जो आगे से चौथा है वो पीछे से 8वां है। समझ लो? तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, एक ज्यादा में से। जितने टोटल दे रखे होंगे यहाँ पर उससे एक ज्यादा में से घटा दो। ठीक है, जितने टोटल दे रखे होंगे उससे एक ज्यादा में से घटा दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो डायरेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां है? दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करते हैं बाबू? सर सेम आने पर माइनस करते हैं। 15 माइनस का 5 क्या होगा? 15 माइनस का 5 होगा 10। और 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर होगा दाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पकड़ेंगे। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड। 10th फ्रॉम राइट हैंड। तो हमें पीछे से 10वां अक्षर चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें पीछे से 10वां अक्षर चाहिए। अब पीछे से 10वां अक्षर कैसे निकालोगे भैया? इसका प्लेस आगे से पता लगा लो। 27 माइनस का 10 17। तो बेसिकली ये 17वां अक्षर हमसे पूछ रहे हैं। 17वां अक्षर हम जानते हैं कि जो 17वां अक्षर होता है वो होता है क्यू। 15 16 17 OPQ। क्यू इज द राइट आंसर। तो अगर मान लो राइट हैंड से भी प्लेस पता चला है तो भी हम उस लेटर का प्लेस जल्दी से बता सकते हैं लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करके। बताओ, फटाक से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? हाँ जी, तो भाई साहब यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है? सर यहाँ पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करोगे? माइनस 20 माइनस का 5 15। 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 15। 15th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। 15th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। तो ये हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है। 15th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। 15th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगा लेंगे। भाई साहब 27 माइनस का 15, तो ये आगे से बेसिकली 12वां अक्षर है। और 12वां अक्षर क्या होता है? 10। भाई 10वां होता है J, JKL। 10 11 12। ठीक है,
आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करें, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे आप में से ये सोच रहे होंगे, है ना। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 17वां होगा। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, बेटा हिंदी में माइनस आगे से होता है, इंग्लिश में माइनस पीछे से होता है। तो 7 माइनस का 17 माइनस का 10, अब हम फंस गए, है ना। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 17 माइनस का 10th। अब आप सोच रहे होगे सर हमने लेफ्ट से 10th लेटर पता लगा लिया जे, हमने राइट हैंड से 10th लेटर पता लगा लिया, पीछे से 10 आगे से क्या होगा 27 माइनस का 10 17 क्यू। लेकिन सर ये लेफ्ट से माइनस का 10th क्या है, व्हाट इज दिस। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में तो माइनस का तो 10वां अक्षर कुछ होता ही नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में तो 1 से लेके 26 तक ही अक्षर होते हैं। तो ये माइनस का 10 कहां से आ गया और क्यों आ गया। तो भाई साहब क्योंकि आज आपका पहला दिन है, इसीलिए आज आपकी क्लास सिर्फ यहीं तक होगी। ये माइनस का 10 कहां से आया, क्यों आया, इसका आंसर क्या है, ये हम जानेंगे कल के लेक्चर में। टू बी कंटिन्यू, ठीक है। तो आज आपका पहला दिन है, तो आज मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा मोटिवेट भी किया था आप लोगों को पढ़ाई के प्रति, ठीक है। हाँ जी।